Hello guys and welcome back to our YouTube channel CA Dreamers. In this video we are going to discuss about the manner of rotation of auditors by the companies on expiry of their term. हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर्स को रोटेट करने का क्या प्रोविजंस होते हैं। तो अब हम उसका तरीका पढ़ लेते हैं कि कोई भी कंपनी ऑडिटर्स को किस तरीके से रोटेट करती है जब उनका टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो हमने अपनी पिछली ही वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल ऑडिटर होता है उसका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इयर्स का होता है। उसके बाद उसे एक ब्रेक चाहिए होता है इन दैट कंपनी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. In the same way, an audit firm also needs a break of 5 years after the 10 consecutive years in that company. So let's begin. Rule 6 of the Companies Audit and Auditors Rule 2014 prescribes the manner of rotation of auditors and on expiry of their term which is given below. जो Rule 6 है Companies Rule 2014 का, उसमें हमें डिस्क्राइब किया गया है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का मैनर जब उनका टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाता है। The audit committee shall recommend to the board. जो audit committee है वो recommend करेगी board को the name of an individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent. यानी कि जो audit committee है वो recommend करेगी board को किसी individual auditor या फिर audit firm का नाम जो हमारा प्रेजेंट ऑडिटर है। इनकम्बेंट ऑडिटर का मतलब होता है जो हमारा पदाधिकारी यानी कि जो करंट ऑडिटर है जिसका टर्म एक्सपायर होने वाला है उस ऑडिटर को रिप्लेस करेगी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। जब उस प्रेजेंट ऑडिटर का जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाएगा उस टर्म का एक्सपायर होने के बाद उसे रिप्लेस करेगी। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसे ऑडिट कमिटी बनानी है, द बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी। तो जो बोर्ड है वो कंसिडर करेगा उस कमिटी की रिकमेंडेशंस को कि यानी कि जो भी कमिटी ने रिकमेंड करी है जिस भी इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म का नाम टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर जो उस प्रेजेंट ऑडिटर को रिप्लेस करेगा जब उसका टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसकी रिकमेंडेशंस को भी बोर्ड जो है वो कंसिडर करेगा। एंड इन अदर केसेस, और बाकी के जो दूसरे केसेस होते हैं जिसमें कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि उसे ऑडिट कमेटी बनानी है, द बोर्ड शेल इटसेल्फ कंसिडर, जो बोर्ड है वो खुद कंसिडर करेगा द मैटर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स कि जो ऑडिटर्स हैं उन्हें रोटेट करने के लिए उसे किस और दूसरे इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म का नेम रिकमेंड कर रहा है। एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन, और अपनी रिकमेंडेशन देगा वो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, कि उसे एनुअल जनरल मीटिंग में जो है वो बोर्ड जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा मेंबर्स को कि उसे किस पर्सन या फिर इंडिविजुअल पर्सन या फिर क्या कहते हैं ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना है। फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, और ऑडिटर्स के रोटेशन के पर्पस के लिए इन केस ऑफ एन ऑडिटर, जिस केस इन केस ऑफ एन ऑडिटर वेदर एन इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म, इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म दोनों के केस में द पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल और द फर्म हैज हेल्ड ऑफिस, जिस टाइम पीरियड के लिए जो ऑडिट इंडिविजुअल ऑडिटर है और जो ऑडिट फर्म है उसने ऑफिस हेल्ड किया था एज ऑडिटर की तरह प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के कमेंस होने से पहले शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 consecutive years और 10 years एज द केस में बी, कि जो ऑडिटर का जो रोटेशन है उसके लिए अगर हम सपोज करिए जो एक्ट है कि हमें जो मैनर ऑफ रोटेशन है सेक्शन 139 अगर ये कमेंस ही नहीं हुआ था, ये लागू ही नहीं हुआ था, तो जिस कंपनी में अगर कोई ऑडिटर अपनी सर्विसेज ऑलरेडी दे चुका है तो इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में जो उसका टर्म होता है 5 years का और ऑडिट फर्म के केस में जो उसका टर्म होता है 10 years का, उसके लिए जो एक्ट के कमेंस होने से पहले जितने टाइम पीरियड के लिए भी उसने अपनी सर्विसेज दी है उसको उसके 5 consecutive टर्म्स के ईयर्स के लिए और 10 consecutive ईयर्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, द इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म शेल नॉट बी एलिजिबल, जो इनकमिंग ऑडिटर है और जो ऑडिट फर्म है वो इनएलिजिबल होंगे इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म, अगर वो ऑडिटर जो इनकमिंग ऑडिटर है या फिर ऑडिट फर्म है वो एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग पार्टनर
आउटगोइंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म कि अगर वो एसोसिएटेड है किसी भी तरीके से आउटगोइंग ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म से अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म, सेम ऑडिट फर्म के नेटवर्क में। जैसे कि अगर सपोज करें कि वो जो आउटगोइंग ऑडिटर है और जो इनकमिंग ऑडिटर है वो दोनों किसी सेम ऑडिट फर्म में पार्टनर है, तो वो दोनों एसोसिएट हो जाएंगे एक ही नेटवर्क में कि उन दोनों की जो ऑडिट फर्म है वो कॉमन है। तो इसलिए जो इनकमिंग ऑडिटर होगा वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। For the purposes of these rules, the term same network includes the firms operating or functioning, यानी कि जो same network term है इसमें हम क्या include करते हैं, firms operating और functioning जो ऑपरेट हो रही है या फिर फंक्शन करती हैं either to or in future under the same brand name, ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल, किसी सेम ब्रांड नेम के अंडर में, सेम ट्रेड नेम के अंडर में या फिर कॉमन कंट्रोल है उनका, अगर इस तरीके से वो एसोसिएट है एक दूसरे से तो हम वो सेम नेटवर्क में काम करती हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगी। फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, a break in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation। जो continuous 5 years का टर्म होता है इंडिविजुअल ऑडिटर का और जो 10 years का continuous years का पीरियड होता है किसी भी ऑडिट फर्म का, उसके बाद जो हम उन्हें ब्रेक देते हैं 5 years का टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन दैट सेम कंपनी, उसी कंपनी में ऑडिटर की तरह अपॉइंट करने के लिए हम उनसे इनएलिजिबल हो जाते हैं, तो वो ब्रेक जो है वो फुलफिल करता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स को। तो उसके लिए उन्हें 5 years का ब्रेक देना जरूरी होता है। इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ एन ऑडिट फर्म, अगर कोई पार्टनर किसी ऑडिट फर्म का पार्टनर है एंड ऑल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, और वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो ऑडिटर है किसी कंपनी का पार्टनर है, ऑडिट फर्म का पार्टनर जो है वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, उन्हें चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं है, रिटायर्स फ्रॉम द सेड फर्म, वो उस ऑडिट फर्म से रिटायर हो जाता है एंड ज्वाइंस अनदर फर्म, और किसी और ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर लेता है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। Such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of 5 years। Suppose कि कोई एक पर्सन है वो एक ऑडिट फर्म में एज अ पार्टनर है और किसी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड है। अब उसका जो 5 टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का पीरियड था वो एबीसी फर्म ऑडिट फर्म्स की तरफ से रिटायर कंप्लीट हो चुका है 5 years का, तो वो कंपनी से इनएलिजिबल हो गया है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, और वो ऑडिट फर्म भी। तो उस पर्सन ने कोई दूसरी ऑडिट फर्म ज्वाइन कर ली, अब जो वो कंपनी है वो उस दूसरी ऑडिट फर्म को भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती है जिसमें उस पर्सन ने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया है, क्योंकि फिर वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। नाउ इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, कि इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में जो रोटेशन होता है ऑडिटर्स का वो किस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है जिसके लिए जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसने अपनी सर्विसेज ऑलरेडी एज एन ऑडिटर कंपनी में दे दी है। इस एक्ट के कमेंट्स होने से पहले, यानी कि ये एक्ट लागू हो उससे पहले वो इतने ईयर्स के लिए अपनी सर्विसेज दे चुका है एज एन ऑडिटर किसी कंपनी में। ये मैक्सिमम ईयर कूलिंग कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है कि अगर क्या कहते हैं 3 years का हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई ये एक्ट कमेंट्स बाद में हुआ है और कोई भी पर्सन एज एन ऑडिटर पहले से ही अपॉइंटेड है उस कंपनी में, तो उस पर्सन को 3 years दिए जाते हैं, उस पर्सन को 3 years का टाइम पीरियड दिया जाता है कि वो इस सेक्शन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करे। और फिर ये एग्रीगेट पीरियड है कि वो जो ऑडिटर है वो टोटल कितना उस कंपनी में एज एन ऑडिटर अपनी सर्विसेज देगा। अगर वो एक्ट कमेंस होने से पहले अगर ऑडिटर ने 5 years या फिर उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अपनी सर्विसेज एज एन ऑडिटर उस कंपनी में दे दी है और उसके बाद ये एक्ट कमेंस हुआ है तो उसके लिए 3 years का ट्रांजिशनल पीरियड मिलेगा, तो टोटल जो है वो ऑडिटर 8 years की अपनी सर्विसेज एज एन ऑडिटर उस कंपनी में दे सकता है। अगर उसने एक्ट कमेंस होने से पहले 4 years तक एज एन ऑडिटर अपनी सर्विसेज रेंडर कर चुका है कंपनी में और प्लस उसे 3 years का ट्रांजिशनल पीरियड मिलेगा, तो उसका एग्रीगेट जो पीरियड होगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन दैट कंपनी वो 7 years का हो जाएगा। सेम वेज अगर उसने 3 years के लिए अपनी सर्विसेज रेंडर करी है और उसके बाद ये कमेंस हुआ है तो 3 years का ट्रांजिशनल पीरियड, तो 3 years जो उसने पहले से ऑलरेडी सर्विसेज दे दी है और 3 years का ट्रांजिशनल पीरियड, तो उसका 6 years की जो एग्रीगेट है सर्विसेज का टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर वो हो जाएगा।
अगर उसने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही अपनी सर्विसेज को रेंडर किया है एज एन ऑडिटर और उसके बाद ये एक्ट जो है कमेंस हो गया, तो उसके बाद भी उसको 3 इयर्स का ट्रांजिशनल पीरियड ही मिलेगा, क्योंकि उसको जो इंडिविजुअल ऑडिटर का जो टर्म होता है वो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होता है। तो किसी भी कंडीशन में तो उस ऑडिटर के 5 इयर्स तो कंप्लीट होने ही होने हैं। तो ये मिलके 2 और 3 इयर्स 5 इयर्स की जो है उसकी सर्विसेज, उसका टर्म कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर सपोज उस पर्सन ने एज एन ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही अपनी सर्विसेज दी है उस कंपनी में और उसके बाद जो है ये एक्ट कमेंस हो गया है, तो ट्रांजिशनल पीरियड तो सिर्फ 3 इयर्स का होता है, लेकिन उस केस में क्योंकि उसका टर्म जो है 5 इयर्स का वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में उसका जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा वो 3 इयर्स की बजाय 4 इयर्स का होगा, क्योंकि जो उसका टर्म है 5 इयर्स का हमें वो भी कंप्लीट करना है एज एन ऑडिटर, तो हम उसका ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो 4 इयर्स का होगा। नोट, इंडिविजुअल ऑडिटर शुड इंक्लूड अदर इंडिविजुअल्स और फर्म्स। जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसमें हम इंक्लूड करेंगे बाकी इंडिविजुअल्स को और फर्म ऑडिट फर्म्स को हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल ऑडिटर है जो किसी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड है और अगर उसका 5 टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो और वो ऑडिटर अपनी उस ऑडिट फर्म के साथ साथ किसी और ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर लेता है, तो जिस फर्म को वो ज्वाइन करेगा वो फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो यहाँ पर भी हमें यही कह रहा है कि जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसमें हम बाकी इंडिविजुअल्स उसी फर्म के जो अदर इंडिविजुअल ऑडिटर्स हैं उन्हें, और जो फर्म्स हैं ऑडिट फर्म्स हैं जिसमें वो पार्टनर है वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर आफ्टर दिस टाइम पीरियड। Consecutive years shall mean all the preceding financial years for which the individual auditor has been the auditor। जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होता है उसका मतलब होता है कि वो उसका जब तक कि उसे ब्रेक ना मिले 5 इयर्स का, जो उसका टर्म है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का एज एन ऑडिटर, जब उसके बाद जो उसे ब्रेक दिया जाएगा, कूलिंग पीरियड जो होता है 5 इयर्स का, जब तक उस कूलिंग पीरियड से जो पिछले वाला जितना भी टाइम पीरियड है वो सारे ईयर्स जो है फाइनेंशियल ईयर्स उसके कॉन्जिक्यूटिव टाइम पीरियड में इंक्लूड किए जाएंगे। अब हम ऐसा ही इलस्ट्रेशन ऑडिट फर्म के केस में पढ़ लेते हैं कि ऑडिट फर्म के केस में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे हम ये ऑडिट फर्म के केस में हमने जो पढ़ा था कि ऑडिट फर्म का जो ऑडिट पीरियड होता है वो 10 इयर्स का होता है, यानी कि 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो ये टाइम इस कॉलम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एक्ट है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, इस सेक्शन के कमेंट्स होने से पहले, लागू होने से पहले अगर उसने इतने साल के लिए अपनी सर्विसेज एज एन ऑडिटर किसी कंपनी में दे दी हैं, तो उसके बाद उसका जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा वो ये इस कॉलम में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो उसका जो एग्रीगेट पीरियड बनेगा कि उसने टोटल कितने साल के लिए अपनी सर्विसेज रेंडर करी है किसी भी कंपनी को एज एन ऑडिटर, तो वो हम अपने इस कॉलम 3rd कॉलम में पढ़ेंगे। तो अगर एक्ट शुरू होने से पहले अगर उस ऑडिट फर्म ने 10 इयर्स, उसका पूरा का पूरा टर्म जो है वो पूरा हो चुका है 10 इयर्स का, तो उसे 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड मिलेगा, ट्रांजिशनल पीरियड मिलेगा, तो उसका जो एग्रीगेट पीरियड है सर्विसेज का वो 13 इयर्स का हो जाएगा। इन केस अगर उसने 9 इयर्स के लिए अपनी सर्विसेज रेंडर करी है तो उसे 3 इयर्स का ट्रांजिशनल पीरियड मिलेगा, तो उसका 12 इयर्स का जो एग्रीगेट है वो बन जाएगा कि उसने एज एन ऑडिटर वो उस ऑडिट कंपनी में अपॉइंटेड रहा 12 इयर्स के लिए। सेम वेज जैसे कि हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा था कि उसका 5 इयर्स का जो टर्म होता है वो कंप्लीट होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सेम वेज जो ऑडिट फर्म होती है उसके लिए उसका 10 इयर्स का जो पीरियड है वो कंप्लीट होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। लेकिन हाँ, ट्रांजिशनल पीरियड सिर्फ हम तभी जनरल केसेस में जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो 3 इयर्स का ही रहता है, लेकिन अगर हमारा जो कंपनी ऑडिट फर्म है उसका 10 इयर्स का पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारा ट्रांजिशनल पीरियड बढ़ जाता है। जैसे कि हम नॉर्मली अगर हम 7 इयर्स तक देखें कि एक्ट कमेंस होने से पहले ऑडिट फर्म ने अपनी सर्विसेज 7 इयर्स के लिए रेंडर कर दी है, तो उस केस में भी जो उसका ट्रांजिशनल पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा, तो उसका जो एग्रीगेट है वो 10 इयर्स का बन जाएगा। लेकिन अगर उसने एक्ट कमेंस होने से पहले सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑडिटर 6 इयर्स ही अपनी ऑफिस हेल्ड करा है कि अपनी सर्विसेज दी है उस कंपनी में, तो उस ट्रांजिशनल पीरियड तो 3 इयर्स का होता है, 6 + 3 = 9 इयर्स, तो जो उसका 10 इयर्स का जो पीरियड है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो 4 इयर्स का हो जाएगा,
तो इस तरीके से उसका जो एग्रीगेट है कंपनी को में टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर वो 10 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे जैसे जैसे 5 ईयर्स का होगा तो हमारा ट्रांजिशनल पीरियड 2 ईयर्स का बढ़ जाएगा कि ट्रांजिशनल पीरियड 5 ईयर्स का हो जाएगा और उसकी जो टर्म है 10 ईयर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली रोटेशन में हम ये देखते हैं कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर किसी ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है तो जो उसका टर्म बेसिक टर्म है 5 ईयर्स का और इंडिविजुअल के केस में और 10 ईयर्स का ऑडिट फर्म के केस में वो कंप्लीट होना चाहिए। और अगर एक्ट कमेंस बाद में हुआ है और वो हमने उन्हें पहले से अपॉइंट कर रखा है तो उन्हें 3 ईयर्स का ट्रांजिशनल पीरियड दिया जाता है। Audit firm shall include other firms whose name or trademark or brand is used by the firm or any of its partners। जैसे कि जो ऑडिट फर्म है उसमें हम और दूसरी ऑडिट फर्म्स को भी इंक्लूड करते हैं जिनका जो सेम नेटवर्क में काम करते हैं, यानी कि जिनका ट्रेडमार्क सेम है या फिर उनका कॉमन कंट्रोल है। तो अगर एक ऑडिट फर्म इनएलिजिबल हो गई किसी भी कंपनी में टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो उसी तरीके से अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरी ऑडिट फर्म है जो जिनका कंट्रोल सेम है या फिर वो किसी सेम ट्रेडमार्क या फिर ब्रांड के अंडर में काम करते हैं, अपने फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं, तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर आफ्टर दिस 10 years। Consecutive years shall mean all the preceding financial years for which, यानी कि consecutive years का मतलब क्या होगा कि वो सारे के सारे preceding financial years जिसमें for which the firm has been the auditor, जितने टाइम पीरियड के लिए जो फर्म है ऑडिट फर्म वो अपॉइंटेड थी as an auditor in that company until there has been a break by 5 years or more, जब तक कि उसका टर्म जो है वो कंप्लीट ना हो जाए और उसे 5 years का जो कूलिंग ब्रेक है वो ना मिल जाए। Where a company has appointed 2 or more individuals, अगर किसी कंपनी ने 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल ऑडिटर्स को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है या फिर 2 ऑडिट फर्म्स को अपॉइंट कर रखा है या फिर और अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, या फिर कॉम्बिनेशन की एक इंडिविजुअल ऑडिटर और एक ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है एज जॉइंट ऑडिटर्स, द कंपनी में फॉलो द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो जो कंपनी है वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स को इस तरीके से फॉलो करेगी इन सच अ मैनर दैट बोथ और ऑल ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स की जो दोनों इंडिविजुअल ऑडिटर्स या फिर दोनों जॉइंट ऑडिट फर्म्स है वो, या फिर जो जॉइंट ऑडिटर्स है कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर और एक ऑडिट फर्म है उनका एज द केस में भी जो भी हमने सिचुएशन है जिस भी तरीके से अपॉइंट कर रखा है कॉम्बिनेशन का, डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म इन द सेम ईयर। वो तो जो दोनों ऑडिट फर्म्स हैं दोनों इंडिविजुअल ऑडिटर्स हैं और जो एक इंडिविजुअल ऑडिटर है और जो ऑडिट फर्म है उनका जो टर्म है एक्सपायरी का टर्म है कि इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में 5 ईयर्स का टर्म और ऑडिट फर्म के केस में 10 ईयर्स का टर्म जो है वो एक साथ एक ही साल में कंप्लीट ना हो। तो ये थे हमारा तरीका कि हम किस तरीके से जो कंपनी है वो अपने ऑडिटर्स को रोटेट करती है। थैंक यू।